नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ें कक्षा 8 की हिंदी भाषा सेतु का चैप्टर 14 यानी पाठ 14 परनिंदा। परनिंदा यानी दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई। यह पाठ बरसाने लाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित एक व्यंग पाठ है। कैसा पाठ है? व्यंग पाठ है, यानी व्यंग कसा गया है लोगों के इस आदत पर कि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, परनिंदा करते हैं। पर का अर्थ होता है दूसरा और निंदा का अर्थ होता है बुराई, यानी दूसरों की निंदा। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अलग अलग घटनाओं के माध्यम से समाज में फैली निंदा की प्रवृत्ति को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है, यानी व्यंग की शैली में यहाँ लेखक ने प्रस्तुत किया है कि लोग किस प्रकार से लोगों की बुराई करते हैं। लेखक का मानना है कि निंदा की प्रवृत्ति व्यक्ति के दैनिक जीवन में इस प्रकार से प्रवेश कर गई है, यानी जो निंदा की आदत है, प्रवृत्ति यानी आदत है, वह लोगों के जीवन में इस प्रकार से प्रवेश कर गई है कि इससे कोई भी अछूता नहीं है। यानी हर किसी की बुराई करता है, कोई भी व्यक्ति हो वह किसी न किसी की बुराई अवश्य करता है, ऐसा लेखक मानता है। कुछ व्यक्तियों ने तो इसे अपने जीवन के अन्य कार्यकलापों की भांति आवश्यक बना लिया है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत हो गई है लोगों की बुराई करना। यह एक ऐसा अनकहा सत्य बन चुका है जो किसी भी दृष्टिकोण से लाभकारी नहीं है। यानी आज बुराई करना एक ऐसा सच बन चुका है कि जो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, भला नहीं है। इसी अप्रिय चलन को लेखक ने मनोरंजक ढंग से दर्शाया है। यानी जो अप्रिय चलन है, अप्रिय यानी अच्छा न होने वाला जो घटना है, जो चलन है, चल पड़ा है, आजकल के लोगों की बुराई करते हैं, तो इसी को लेखक ने यहाँ मनोरंजक तरीके से दर्शाया है। यानी आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगेगा पाठ। लेकिन यही है कि ये परनिंदा बहुत बुरी चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। ठीक है। पाठ शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है, यानी जो साहित्यकार हैं उन्होंने रसों की संख्या 10 मानी है। रस जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, करुण रस और शांत रस तथा वात्सल्य रस। तो जो साहित्य शास्त्री हैं यानी साहित्य के ज्ञाता हैं, उन्होंने 10 रसों की संख्या बताई है। लेकिन अब समय बदल गया है। लेखक कहता है लेकिन अब समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं, यानी जो पुरानी परंपराएं थी वो पुरानी होती जा रही हैं। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, यानी एक साहित्य का विद्यार्थी था, लिटरेचर का विद्यार्थी था, जिससे यह पूछा जाता है कि तुम्हें रस कौन सा रस पसंद है, तो उसने उत्तर दिया, वह उत्तर देता है गन्ने का रस। यानी बच्चा बताता है कि गन्ने का रस उसे पसंद है। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुन कर चुप हो गए, यानी उन्होंने जब गन्ने का रस का नाम सुना तो चुप हो गए, क्योंकि उनको लगा कि वो बच्चे को पता ही नहीं कि रस क्या होता है। ठीक है। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है तो मैं कहूँगा निंदा रस। लेखक कहता है कि वह तो विद्यार्थी था, अनजान था, उसको नहीं पता था रस किसे कहते हैं। लेकिन यदि मुझसे कोई पूछे कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है तो मैं कहूँगा निंदा रस, यानी बुराई का रस। सच पूछिए तो अपना तो ये हाल है कि चाय न मिले, भोजन न मिले, सोने को न मिले, कोई नुकसान नहीं, किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का अवसर प्राप्त न हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाए। लेखक कहता है कि अपनी तो ऐसी हाल है कि हमको भले से चाय न मिले, भोजन न मिले, सोने को भी न मिले, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दूसरों की निंदा का सुअवसर यानी सुंदर अवसर यदि नहीं मिलता है तो हमारा जीवन वीरान हो जाता है, यानी खाली हो जाता है। महंगाई के इस जमाने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह है परनिंदा। यानी लेखक कहता है कि आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि कहीं भी मनोरंजन करने जाइए तो पैसे लगते हैं। इससे सबसे सस्ता साधन क्या है कि दूसरों की निंदा कर लीजिए और आनंदित हो जाइए। आगे लेखक बताता है कि इसके लिए न किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है और न किन्हीं अन्य उपकरणों की, न निमंत्रण पत्र छपवाने का झंझट, न सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव करने की किल्लत, न मासिक चंदा, कम से कम एक श्रोता अवश्य चाहिए। लेखक कहता है कि जब आप परनिंदा से आनंदित होना चाहते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, न किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, न निमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, न सोसाइटी बनाकर उसमें चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, कुछ भी नहीं, कोई समस्या नहीं होती, कोई मासिक चंदा भी नहीं लगता।
सिर्फ क्या चाहिए हमको, एक श्रोता चाहिए, सिर्फ एक श्रोता चाहिए। यदि एक श्रोता है तो आप निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। लेखक कहता है कि यदि सिर्फ एक श्रोता आपके पास हो जाए, यानी कोई एक श्रोता आपको मिल जाए, सुनने वाला आपको मिल जाए, तो आप निंदा रस का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है, यानी निंदा का रस लेने में, आनंद लेने में, बुराई का आनंद लेने में समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप बैठिए और दिन भर बुराई करते रहिए और सुनते रहिए, आनंदित होते रहिए। आगे लेखक कहता है, ताश के पत्ते नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड नहीं तो आप कैरम नहीं खेल सकते, पर निंदा खेल में ऐसी कोई बाधा नहीं है। यानी जब आप किसी की बुराई करते हैं तो उसमें कोई ऐसी बाधा नहीं है कि आप किसी चीज की वजह से पर निंदा नहीं कर सकते, यानी स्वतंत्रता पूर्वक निंदा कर सकते हैं, इसमें किसी सामान की आवश्यकता नहीं होती है। आगे लेखक कहते हैं, खेल में राजा और रंक का भेद नहीं माना जाता, पर निंदा के खेल को सभी खेल ही नहीं सकते, खेलते हैं। यानी लेखक कहते हैं कि खेल में राजा और मतलब अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं होता है, लेकिन जो ये परनिंदा का खेल है, जो बुराई का खेल है, दूसरों की बुराई का खेल है, इसको कोई खेल ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हर कोई खेलता है। यहाँ लेखक व्यंग कर रहा है कि ऐसा नहीं कि कोई नहीं खेल सकता इस खेल को, बल्कि हर कोई खेलता है, बल्कि खेलते हैं, यानी सभी खेलते हैं। सभी को अच्छा लगता है क्या, निंदा करना, निंदा रस। पर निंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी, सुनने वाला भी मग्न है, निंदक भी रसलीन है। यानी सुनने वाला भी मग्न है, आनंदित है किसी की बुराई सुन करके, और जो निंदा कर रहा है, जो निंदक है, निंदक यानी निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, जो बुराई करने वाला है वह भी रसलीन है, यानी वह भी मग्न है, तल्लीन है रस, निंदा का रस का आनंद उठाने में, यानी निंदा करने में, बुराई करने में, उसे भी अच्छा लगता है। यानी दोनों खुश, सुनने वाला भी खुश और सुनाने वाला भी खुश। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया। लेखक कहता है कि अब तक मैंने यह निंदा रस कैसे, इसका उद्गम हुआ, यानी कैसे उदय हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, यह सब कोई शोध मेरे सामने नहीं आया। यानी इस पर कोई ग्रंथ लिखा गया हो, कोई पुस्तक लिखी गई हो, कोई महाकाव्य लिखा गया हो, ऐसा कुछ मेरे देखने में नहीं आया, यानी अब तक मैंने नहीं देखा और सुना है। सुना है हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। यानी जो निंदा रस की रूपरेखा किसी विश्वविद्यालय में पेश की गई है, ऐसे लगता है कि जैसे उसमें वैदिक रस से चली आ रही यह निंदा का रस, यानी आज से नहीं है बल्कि वैदिक कालीन से, बहुत पुराने समय से आ रही है, उसकी इसकी परंपरा का संकेत उसमें मिलता है। यानी वैदिक काल में ही निंदा रस की परंपरा का संकेत मिलता है। कबीरदास जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि हैं, संत थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी किसी निंदक के सताए हुए थे। यानी लेखक कहता है कि कबीरदास जी तो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे वो भी किसी निंदक के द्वारा सताए गए थे, यानी किसी ने उनकी भी निंदा की थी, उनकी भी बुराई की थी। लेखक कहते हैं कि तभी तो कबीरदास जी ने लिखा है, यानी उन्होंने लिखा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी लेखक कहता है तभी शायद कबीरदास जी ने लिखा है कि निंदक को अपने पास रखना चाहिए। निंदक नीरे राखिए, यानी जो आपका निंदक है, जो आपका आलोचक है, जो आपकी बुराई करता है, उसको अपने पास ही रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, हो सके तो उसके लिए अपने घर में ही घर बनवा लेना चाहिए। आंगन कुटी यानी आंगन में ही उसके लिए कुटी बनवा लेनी चाहिए, अर्थात अपने घर में ही उसको रख लेना चाहिए, जो आपकी बुराई करता हो, जो आपकी निंदा करता हो, जो आपका आलोचक हो। क्योंकि ऐसे लोग जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपके आलोचक होते हैं, वो बिना पानी और साबुन के ही आपके स्वभाव को निर्मल कर देते हैं। निर्मल करे स्वभाव, यानी आपके स्वभाव को निर्मल कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं। यानी जो आलोचक होता है वह आपकी कमी को बता देगा, तो जब वह आपकी कमी को आपसे बता देगा तो आप अपना सुधार कर लेंगे और आप अच्छे बन जाएंगे। यही कबीरदास जी के कहने का आशय है। ठीक है। तिनका कबहु नी दिए जो पायन तर होए, कबहु उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। आगे कबीरदास जी कहते हैं, लेखक लिखते हैं कि कबीरदास जी ने लिखा है कि तिनका कबहु नी दिए। तिनका यानी घास के टुकड़े को कभी भी न नी दिए, यानी उसको रगड़ना नहीं चाहिए। यानी यदि घास के टुकड़े पड़े हों तो आपको उसे छेड़ना नहीं चाहिए। जो पायन तर हो, जो आपके पैरों के नीचे होता है, ऐसे घास के टुकड़ों को भी आपको कभी घसीटना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि कबहु उड़ी आँखिन परे, यदि वो कभी उड़ करके आपके आँख में पड़ जाएंगे
तो पीर घनेरी हो तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी। पीर घनेरी यानी अत्यधिक पीड़ा, घनेरी का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, पीर यानी पीड़ा होगी। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि तिनके को भी कभी रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वह तिनका उड़ करके आपकी आंख में पड़ गया तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जैसे यदि आपकी आंख में कोई कीड़ा पड़ जाता है, या धूल उड़ के पड़ जाती है, कोई कण पड़ जाता है, या आई लैसेस ही टूट के पड़ जाती है, तो देखिए कितना ज़्यादा दर्द होता है। तो इसी वजह से कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ इसका दो अर्थ होता है, एक यह होता है कि तिनके के रूप में, दूसरा यह होता है कि जो आपसे छोटा है। तिनका कब हमने नहीं दिए, तिनका यानी जो कण के समान है, जो घास के समान है, धूल के समान है, जो पायंतर हो, यानी जो आपसे छोटा है, जो किसी भी तरीके से आपसे छोटा है, यानी जो कोई गरीब है, जो कमज़ोर है आपसे, उसको गरीब या कमज़ोर समझ करके कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि वह कभी उड़ करके आंखें पड़े, यानी यदि वह कभी अपने पे आ गया, आपके विरोध में खड़ा हो गया, तो पीर घनेरी हुए, आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कमज़ोरों को, दुखियों को सताना नहीं चाहिए। तो यहाँ इसका दो अर्थ है, एक तिनके के अर्थ में, एक कमज़ोर व्यक्ति के अर्थ में। ठीक है, आगे कबीरदास जी तो महात्मा थे। लेखक लिखते हैं कि कबीरदास जी तो महात्मा थे, यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीठ पीछे नहीं, यानी पीछे पीछे न की जाती। यदि लोग कबीरदास जी को मानते हैं कि निंदक नियरे रखिए, यानी जो आपका निंदक है, आलोचक है, उसको नज़दीक रखना चाहिए, यदि ये मानते तो लोग पीछे पीछे किसी की बुराई नहीं करते। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है। परोक्ष का अर्थ होता है पीछे, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने, और परोक्ष का अर्थ होता है पीछे। यानी लेखक कहते हैं कि सही पूछा जाए तो जो निंदा का आनंद है वह परोक्ष में ही होता है, यानी किसी के सामने नहीं, उसके पीठ पीछे बुराई करने में ही आनंद आता है। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके यह नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वह अपने मन को निर्मल करे। यानी लेखक कहता है कि आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि कोई निंदक को बुलाए और चाहे कि वह उसकी निंदा करे, यानी कोई बुराई करने वाले को बुलाए और चाहे कि वह मेरी सामने से बुराई करे और उसे सुन करके मैं अपने आप को अच्छा बना लूँ। तो ऐसा तो आजकल कोई नहीं करता। बच्चे भी माँ बाप से बुराई नहीं सुनना चाहते, तो बाकी कौन सुनेगा, है कि नहीं। आगे कबीर जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते हैं। यानी कबीर, लेखक लिखते हैं कि कबीरदास जी तो कहते हैं कि तिनके की भी बुराई ना करिए, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए क्षितिज छुए जा रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, यानी बुराई के क्षेत्र में लोग नए आसमान को छू रहे हैं। नए क्षितिज छूने का अर्थ होता है, क्षितिज का अर्थ होता है आसमान। यानी आज तो लोग बुराई करने में नए नए आसमान छू रहे हैं, यानी तरह तरह से लोग एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। निंदा करने में लोग अपने डैडी जी को भी नहीं छोड़ते, यानी लोग अपने पिता को भी नहीं छोड़ रहे हैं आजकल निंदा करने में। गुरु जी तो किसी की गिनती में ही नहीं रहे, यानी गुरु जी की, यानी जो आपके शिक्षक हैं, उनकी कितनी निंदा की जाए इसकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती। यानी बच्चे पहुंचे नहीं टीचर उनके क्लास में कि बच्चों ने उनकी निंदा करना शुरू कर दिया। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर हुए या हुई, तैसे ही कि सर ने क्या पहना था, मैम ने क्या पहना था, कैसे देख रही थी, कैसे पढ़ा रही थी, बाल कैसे लग रहे थे, वो कैसे लग रहे थे, तरह तरह से कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो वही यहाँ कह रहे हैं कभी कि गुरु जी की तो किसी की गिनती, किसी भी गिनती में ही नहीं है। गुरु जी तो किसी भी गिनती में नहीं है। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो वह बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। यानी एक विद्यार्थी से पूछा जाता है कि तुम फेल क्यों हो गए, तो वह क्या कहता है कि मैं अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गया। लेखक कहते हैं कि हमने पूछा सो कैसे, यानी वह कैसे, यानी डैडी जी की लापरवाही से तुम कैसे फेल हो गए। तो उसने बताया, यानी बच्चा बताता है, हम तो परीक्षा दे आए, बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे। यानी मैं तो परीक्षा देकर के चला आया, उसके बाद डैडी जी को जाना था और जो परीक्षा की कॉपी जांचने वाले थे उनको उनसे कह करके या कुछ दे लेके अंक बढ़वाने थे। ये उन्होंने नहीं किया, इसी का नतीजा यह है कि हम फेल हो गए। यानी बताता है कि डैडी जी नहीं गए, उनसे बातचीत नहीं की, जो कॉपी चेक कर रहे थे उनसे, इसीलिए हम फेल हो गए। तो जिम्मेदार डैडी जी हुए ना। यानी बच्चा कहता है कि तो जिम्मेदार कौन हुआ, बच्चे डैडी जी हुए ना, जो नहीं गए पर्यवेक्षक के पास, हम थोड़ी ना हुए, हम तो परीक्षा दे के आ गए थे। हम उनकी मुंह की तरफ देखते रह गए। लेखक कहता है कि हम उस बच्चे के मुंह की तरफ ही देखते रह गए कि बच्चा क्या बोल रहा है। आगे लेखक कहते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं। एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी, यानी किसी घर की सास दिन भर के लिए कहीं बाहर गई हुई थी। किसी पड़ोसिन को उस घर से कुछ लेना था, यानी बगल की जो पड़ोसन थी उसको उस घर से कुछ लेना था।
सास कभी किसी को कुछ नहीं दिया करती थी, यानी जो सास थी घर की वो किसी को कुछ नहीं दिया करती थी, कंजूस रही होगी। पड़ोसिन चतुर थी, लेकिन जो पड़ोसन थी वह बहुत चतुर थी। उसने सास की निंदा करना प्रारंभ किया, यानी उसको पता लग गया था कि आज सास नहीं है तो चली आई बहू से सामान लेने, और फिर लगी उसकी सास की निंदा करने। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसे चीज ही नहीं दी, बल्कि अपनी ओर से उसे अनेक उपहार भी दे दिए, यानी अनेक उपहार भी दिए, और शाम तक बिना कुछ खाए उस पड़ोसिन की सास की बुराई सुनती रही। अपनी पड़ोसिन से सास की बुराई दिन भर सुनती रही, यानी बिना कुछ खाए। यूं समझिए कि पड़ोसन दोपहरी में आई होगी तो दोपहर से लेकर के शाम तक पड़ोसन उसकी सास की बुराई करती गई, और उस बहू को अपनी सास की बुराई इतनी अच्छी लगी कि उसने खाना भी नहीं खाया, यानी बिना कुछ खाए पिए उस पड़ोसन से अपनी सास की बुराई सुनती रही। और बदले में सिर्फ उसको सामान ही नहीं दिया, जो चीज वह लेने आई थी सिर्फ उतना ही नहीं दिया, बल्कि अपनी तरफ से अनेक उपहार भी उसको दे दिए कि अब वाह क्या काम किया आपने, मेरी सास की इतनी बुराई की। तो ये जमाना है। आगे लेखक बताते हैं कि हमारे पड़ोसी भी मजेदार व्यक्ति हैं। लेखक अपने पड़ोसी के बारे में यहाँ जिक्र करते हैं कि वो भी बड़े मजेदार व्यक्ति हैं। उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे, यानी जो लेखक के पड़ोसी हैं वो हमेशा, सदैव यानी हमेशा, हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं, यानी उन्हें आप हमेशा दूसरों की निंदा में लगे हुए पाएंगे। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। लेखक कहता है कि यदि दूसरों की निंदा करने में, बुराई करने में कोई प्रतियोगिता होती, विश्व प्रतियोगिता होती, यानी विश्व की कोई प्रतियोगिता होती, तो जो हमारे पड़ोसी हैं उनको कई पुरस्कार प्राप्त होते, यानी वो कई पुरस्कार प्राप्त करते। आगे लेखक कहता है किसी की प्रशंसा सुनना वो पाप समझते हैं, यानी जो लेखक का पड़ोसी है वह किसी की प्रशंसा जो है वह नहीं सुनना चाहता, तारीफ सुनना उसको पाप लगता है। आप किसी की तारीफ करें वे तुरंत कहेंगे, यदि आप किसी की तारीफ करते हैं तो लेखक का पड़ोसी तुरंत कहेंगे अजी आज 4 पैसे हो गए हैं, बाबूजी पर भूखे मरते थे। यानी लेखक कहते हैं यदि आप उनसे किसी की तारीफ कर दीजिए तो वो तुरंत ऐसे ही जवाब देंगे कि अजी आज तो उनके पास 4 पैसे हो गए हैं पर इनके बाबूजी भूखे मरते थे। कई बार तो इनकी माँ हमारे घर से आटा मांग कर ले गई। यानी लेखक का जो पड़ोसी है उसको बिल्कुल भी किसी की प्रशंसा पसंद नहीं है। इनकी बहन की बारात में बड़ी फजीहत हो जाती अगर हमारे डैडी उन्हें रुपए उधार न देते। यानी लेखक का पड़ोसी कहता है, जैसे ही किसी की तारीफ सुनता है तैसे ही कहता है कि आज इनके पास 4 पैसे हो गए हैं, इनके बाबूजी तो भूखे मरते थे, इनकी माँ कई बार हमारे घर से आटा लेकर के जाती थी, इनकी बहन की बारात में बड़ी फजीहत हो जाती, यानी बहुत समस्या हो जाती अगर हमारे पिताजी उन्हें रुपए उधार न देते तो। आगे की घटना का जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं कि एक दिन मैं और वे, यानी लेखक और लेखक का पड़ोसी, कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा की। यानी जो लेखक के पड़ोसी थे उन्होंने कई कवियों के मुंह पर तो उनकी प्रशंसा की। लौटते में उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया। यानी जब लौटने लगे तो सबका अभिनंदन करना शुरू कर दिया। अभिनंदन से यहाँ लेखक का तात्पर्य व्यंग है, ठीक है, यानी कि बुराई करना शुरू कर दिया। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था, किसी की आवाज रैकने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बजे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भाव का अपहरण किया था। यानी लेखक कहता है कि सामने तो उन्होंने सारे कवियों की तारीफ की, लेकिन पीठ पीछे क्या कहता है कि जो कवि थे किसी को कहते हैं कि वो बहुत बन रहे थे, किसी को कहते हैं कि उनकी आवाज बड़ी रेंकने जैसी थी, यानी रेंग रही थी, किसी की सूरत पर 12 बजे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी की चोरी की हो, तो कोई दूसरे कवि के भावों को चुरा कर आया था। इस प्रकार से आगे लेखक कहते हैं बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की, यानी जी भर के सबकी निंदा की, सारे कवियों की निंदा की। आगे लेखक कहते हैं मैं अनुभव कर रहा था, यानी उस समय मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम से निकल आई हो। यानी लेखक कहता है कि वो इतने आनंदित थे, इतने खुश थे कि ऐसा लगता था जैसे इनकी लॉटरी निकल गई है। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। यानी उनकी जो बैठक थी, घर का बरामदा समझिए, उनका जो हाल था, उनका जो बरामदा था, एक प्रकार से परनिंदा यानी दूसरों की बुराई का भवन थी, यानी भवन था। शाम को अन्य निवेदक भी वहां पधारते थे, यानी और लोग भी वहां आते थे जो बुराई करने वाले लोग होते हैं। ऐसे मिल जाते हैं लोगों को, जो बुराई करने वाले होते हैं उनको बुराई सुनने वाले और करने वाले दोनों मिल जाते हैं। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। लेखक कहता है कि उस दिन, जिस दिन लेखक भी वहां था, उस दिन एक संगीत संयोजक थे जो संगीत का आयोजन करते हैं। संयोजक यानी आयोजन करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले लोग थे, वो आए उनके यहाँ, उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वहीं था। लेखक कहता है कि उस दिन मैं भी वहीं पर था।
वे संयोजक से बोले, यानी जो लेखक के पड़ोसी थे वो संयोजक से कहते हैं कि भाई इस संसार में संयोजक दुर्लभ हैं, यानी उनके सामने उनकी तारीफ करते हैं कि आज तो संयोजक यानी संयोजन करने वाले, कार्य को चलाने वाले बहुत दुर्लभ हैं, यानी मिलते नहीं हैं। धन्य है आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। यानी यहाँ लेखक का पड़ोसी जो है वह उस संयोजक की तारीफ कर रहा है कि आप धन्य हैं जो आप दूसरों के लिए ऐसा कार्य करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे, यानी आप एक विलोम ही कहे जाएंगे कि लोग अपने में सिमट रहे हैं और आप दूसरों के लिए मनोरंजन का इंतजाम कर रहे हैं। मैं अवश्य हाजिर होऊंगा। लेखक का पड़ोसी कहता है अपने उस संयोजक से कि मैं अवश्य आऊँगा, यानी आपके प्रोग्राम में मैं अवश्य आऊँगा और मेरे लायक कोई सेवा बताइए, यानी अगर और कोई सेवा मेरे लायक हो तो प्लीज़ हिचकिए मत, बता दीजिए, मैं उसको भी करने का प्रयास करूँगा। सामने तो ऐसे बोलता है, पीठ पीछे क्या करता है। उन्हें चाय पिलाई। ज्यों ही वे बैठक से बाहर निकले फिर क्या था, कहने लगे धंधा बना रखा है लोगों ने। यानी लेखक बताता है कि जब वो थे तो उनकी बहुत तारीफ किए, उन्हें चाय भी पिलाई, लेकिन जैसे ही वो बरामदे से बाहर निकलते हैं तैसे क्या कहते हैं कि धंधा बना रखा है लोगों ने। ये संगीत के नाम पर सारे गा माँ भी नहीं जानते, लेकिन चल दिए संयोजक बनकर, न कभी चंदे का हिसाब देते हैं। अजी उन्होंने तो इन कर्मों से अपनी हैसियत बनाई है, यानी उनकी बुराई कर रहे हैं संयोजक की कि इन्होंने इन्हीं कर्मों से अपनी आज हैसियत बनाई है, आज बड़े आदमी बन गए हैं। कैसे कि संयोजन कर करके, यानी लेखक के पड़ोसी को लगता है कि जैसे वो कोई लूटपाट का कार्य कर रहा है। मैंने उनको टोका भी। लेखक कहता है कि मैंने अपने पड़ोसी को टोका भी कि भाई साहब उनके सामने तो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे और उनके जाते ही उन पर पिल पड़े, यानी उन पर टूट पड़े, पिल पड़े यानी टूट पड़े, अभी आप उनकी इतनी बुराई कर रहे हैं। तब लेखक का पड़ोसी, यानी उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। लेखक का पड़ोसी उत्तर देता है, यार बुराई करने का मजा तो पीठ पीछे ही आता है। यानी बताता है कि जो बुराई करने का आनंद है वह तो पीठ पीछे ही है, सामने तो मूर्ख कहते हैं। लेखक का पड़ोसी कहता है कि सामने यदि किसी के बारे में कोई कुछ कहता है तो वह मूर्ख है, वो तो मूर्ख कहते हैं। और हमारे कहने से क्या होता है, लोग मौज उड़ाएं और हम जबान से भी ना कहें, यानी लोग अपना संयोजन कर करके पैसे कमाएं और हम उनको जुबान से भी कुछ ना कहें। मैंने यह अनुभव किया। लेखक कहता है कि मैंने यह अनुभव किया कि वे जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं, यानी एकदम अडिग भाव से, बड़े बिंदास अवस्था में करते हैं। आवश्यक नहीं कि जिसकी वे बुराई कर रहे हैं उससे वे नाराज हों। यानी लेखक का पड़ोसी जो है वो सबकी बुराई करता है, जिससे नाराज होता है उसकी भी बुराई करता है, जिससे प्रसन्न रहता है उसकी भी बुराई करता है। उनकी तो बुराई करने की आदत पड़ गई है, वे बुराई के लिए बुराई करते हैं। किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं है, यानी किसी को परेशान करने के लिए, किसी का दिल दुखाने के लिए वो नहीं करते, बल्कि उनकी आदत हो गई है बुराई करना। कई बार वे अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ चुके हैं। यानी जिस व्यक्ति की बुराई करने की आदत होगी वह तो भाई अगर कभी किसी के सामने कर देता है बुराई, या पीछे कर दिया और किसी ने चुगली कर दी, वापस से बता दिया उसको, तो परेशानी में तो पड़ना ही पड़ना है ना। अपने पड़ोस में रहने वाली एक प्रौढ़ बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ आई और लगी इनको धमकाने। यानी एक बार उन्होंने एक बुआ जी की बुराई कर दी और बुआ जी को पता लग गया तो आई और लगी इनको धमकाने। काफ़ी आदमी भी जुड़ गए, यानी जिन लोगों के सामने इन्होंने बुआ जी की बुराई की थी वो भी जुड़ गए। जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी वह भी साक्षी के रूप में उपस्थित थे, यानी साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हो गए थे कि हाँ आपने ऐसा कहा था। भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए थे, यानी उस समय लेखक के पड़ोसी रंगे हाथों पकड़े गए थे। बचते तो बचते कैसे, यानी बड़ी मुश्किल हो गई थी, बुआ जी भी उनकी जान छींक ली थी। बड़ी मुश्किल से लोगों ने माफ़ी मंगवा कर, यानी लेखक के पड़ोसी से बुआ जी से माफ़ी मंगवाई, फिर जाके उनका पिंड छुड़वाया। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, फिर वही रफ्तार। यानी लेखक के जो पड़ोसी थे वो कुछ दिन तो फिर सावधान रहे उसके बाद, लेकिन उसके बाद फिर वही रफ्तार अपनी पकड़ ली, किसी की भी बुराई करते रहो। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। यानी लेखक बताता है कि एक दिन हमारे पड़ोसी सार्वजनिक रूप से अपनी सास की ही बुराई करने लगे। वे इनसे कितनी बेगार कराती हैं, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभिन है, आदि आदि। यानी अपनी सास के बारे में बुराई करती हैं कि उनकी सास बिना कुछ दिए इनसे बेगारी का कार्य कराती हैं, बड़ी चिड़चिड़ी हैं, यानी झगड़ालू टाइप की हैं, लालची हैं, आदि आदि प्रकार से अपनी सास की सार्वजनिक तौर पर बुराई करने लगे। किसी ने सही कहा है, दीवारों के भी
कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं, यानी जो बैठका होता है उसमें तो तरह तरह के लोग आते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती से सब बातें कह दी, यानी कोई ऐसा था जो उनकी बात उनकी श्रीमती तक पहुंचा दिया कि आज तो इन्होंने आपकी मम्मी को ही नहीं छोड़ा, फिर क्या होता है, फिर श्रीमती जी इनको छोड़ी नहीं होंगी। फिर सुबह सुबह, लेखक कहते हैं कि फिर सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, यानी बड़ी परेशानी की हालत में आए और बोले, भाई क्या बताऊं, ऐसी बुरी बात पड़ गई है, मैंने मजाक मजाक में अपनी सास जी के बारे में कुछ कह दिया था, किसी भिड़ाने वाले ने और नमक मिर्च लगाकर श्रीमती जी से कह दिया है। यानी बताते हैं कि मैंने तो मजाक मजाक में सासू जी के बारे में कुछ कह दिया, लेकिन किसी ने मेरी श्रीमती जी से कह दिया, जा करके मेरी पत्नी से कह दिया। कल दिन भर घर में खाना नहीं बना और शाम को उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया है और मायके जाने की तैयारी कर रही थी, यानी तैयारी कर रही है। यानी लेखक का पड़ोसी आज परेशान है, उसकी जो पत्नी है वो नाराज हो गई है और अब घर जाने के लिए तैयार है, मायके जाने के लिए तैयार है। का पड़ोसी जो है लेखक से कहता है कि वह उसकी मदद करे। भाई तुम ही चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। लेखक कहता है, मैंने कहा यार आज पहली बार है, क्यों नहीं अपनी जुबान पर काबू रखते हैं। यानी लेखक का जो पड़ोसी होता है वह लेखक को कहता है कि हमारे घर चल के हमारी श्रीमती जी को समझाइए। तो लेखक कहता है कि आज पहली बार थोड़ी ना है कि लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, तुम तो रोज ऐसा करते हो, इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखो, क्यों दूसरों की बुराई करते हो, अर्थात बुराई मत करो। मन बहलाने के और भी अनेक साधन हैं, क्या दूसरे की निंदा करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन और किसी साधन से नहीं हो सकता, ऐसा लेखक कहता है। भाई मर्द का कोई मामला होता तो मैं चलता, यानी किसी आदमी का कोई मामला होता तो मैं चलता, मियाँ बीबी के झगड़े में पढ़ूं, इतने बाल मेरे सिर में नहीं है। यानी लेखक कहता है कि भाई पति पत्नी के झगड़े में मैं पढ़ूं, इतनी तो मेरी हिम्मत नहीं है। बहुत मिन्नत करने पर मैं उनके साथ चला गया। यानी लेखक बताता है कि उन्होंने बहुत विनती की कि नहीं भाई चलिए मेरी पत्नी को समझाइए, तो लेखक चले जाते हैं। लेखक बताते हैं कि उनकी श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसी कि जेठ की मास की दोपहर में सूर्य की होती है। यानी जिस प्रकार जून के महीने में दोपहरी में, यूँ समझिए कि जून के महीने में 12 बजे 2 बजे जो हालत सूर्य की होती है, जितना तमतमाया हुआ होता है, वही हालत लेखक की पड़ोसिन की थी। ठीक है, यानी लेखक के पड़ोसी की पत्नी की थी, वो भी वैसे ही दोपहरी की तरह, जेठ की दोपहरी की तरह तमतमाई हुई थी, यानी गुस्से से लालम लाल थी। लेखक कहता है कि मैंने कहा भाभी जी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते, नमस्ते करता है। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा, यानी बड़ी ही शालीनता से लेखक से उनकी पड़ोसन ने नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, समझ में नहीं आता था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। यानी लेखक कहता है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उनसे किस तरीके से बात करूं, वो इतने गुस्से में हैं। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत प्रारंभ की। लेखक कहता किसी तरीके से मैंने बात शुरू की। वे तो भरी हुई बैठी थी, उबल पड़ी, आखिर बूढ़े होने की आस। अब तक तो बाहर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों के का भी नंबर आ गया। यानी लेखक की पड़ोसन लेखक से कहती है कि अब तक तो ये बाहर वालों की ही निंदा किया करते थे, अब घर वालों की भी निंदा करने लगे हैं। क्यों कोई अपने माँ बापों की बुराई सुनेगा, यानी कोई अपने माँ और बाप की बुराई क्यों सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण के। यानी हमारे माता पिता में कोई बुराई नहीं है, फिर भी हम अपने माता पिता की बुराई सुने। भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति होती है। यानी लेखक की जो पत्नी, लेखक की पड़ोसन जो होती है, वो लेखक से कहती है कि भाई साहब, ये इसी बुराई करने की वजह से ही इनकी कई बार दुर्गति होती है, कई बार समस्या में पड़ते हैं, फिर भी इनकी आदत नहीं छूटती। और ये हैं कि इस आदत को नहीं छोड़ते, यानी ये इतने बुरे हैं कि इस आदत को ही नहीं छोड़ते, बुराई की आदत को ही नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने बोलचाल बंद कर रखी है, यानी अब तो पड़ोसी भी बोलना छोड़ दिए हैं इनकी बुराई की वजह से। जिसकी देखो बुराई, मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। लेखक कहता है कि मैंने बहुत समझाया, तब जाके हमारी पड़ोसन का गुस्सा उतरा। अब लेखक के जो पड़ोसी थे, उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की, यानी अब जाके कसम खाई कि वे किसी की निंदा नहीं करेंगे। यानी अपनी पत्नी के सामने कहते हैं कि ठीक है, अब मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, ऐसा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसी मैं कसम खाता हूं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे शीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। लेखक कहता है कि आज उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, कसम तो खा ली है, लेकिन मुझे पूर्णतया
विश्वास है, पूरी तरह से विश्वास है कि वो शीघ्र से शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी किसी की निंदा अवश्य करेंगे, क्योंकि वो निंदा को ही सबसे बड़ा रसराज मानते हैं। यानी सभी रसों का राजा वो किसको मानते हैं? निंदा रस को मानते हैं। यानी बुराई को ही वो सब कुछ समझते हैं, इसलिए निश्चित रूप से किसी की बुराई अवश्य करेंगे। लेखक कौन है? बरसानेलाल चतुर्वेदी। तो आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत आनंदित किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के। अब हम इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से देख लें, शब्दार्थ को यहाँ से नोट करें। आगे है अभ्यास प्रश्न, बोध और विचार, बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुने। ठीक है, तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है और आपसे कहा गया कि आप सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के लेखक को कौन सा रस सर्वाधिक प्रिय है? तो कौन सा रस सर्वाधिक प्रिय है लेखक को? तो लेखक को निंदा रस सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए ग ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ को आप गद्य की किस विधा के अंतर्गत रखेंगे? तो कौन सी विधा के अंतर्गत रखेंगे? व्यंग के अंदर रखेंगे। ठीक है, इसलिए ख ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, इस पाठ के लेखक कौन है? यानी लेखक हैं बरसानेलाल चतुर्वेदी, इसलिए क ऑप्शन सही है। यानी पहले में ग सही है, दूसरे में ख सही है और तीसरे में क सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, सास की निंदा करने पर बहू ने पड़ोसन के साथ क्या व्यवहार किया था? तो अनेक उपहार देकर के उसको विदा किया था, इसलिए ख ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, किनकी बैठक परनिंदा भवन के समान थी? तो किसकी जो बैठका थी वह परनिंदा के भवन के समान थी? तो लेखक के पड़ोसी की, इसलिए ख ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, लेखक के पड़ोसी क्या निवेदन करने के लिए लेखक के घर आए थे? तो क्या करने के लिए आए थे? पत्नी से सुलह करवाने का निवेदन करवाने के लिए करके आए थे। ठीक है, इसलिए का ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, पड़ोसी की अपनी पत्नी से किस कारण से लड़ाई हो गई थी? तो किस कारण से लड़ाई हो गई थी? क्योंकि जो पड़ोसी था लेखक का, उसने पत्नी की मां की निंदा की थी, इसी कारण से लड़ाई हो गई थी पत्नी से। ठीक है, आगे देखते हैं। आठवां प्रश्न है, पड़ोसी ने पत्नी के आगे क्या प्रतिज्ञा की थी? यानी क्या प्रतिज्ञा की थी पड़ोसी ने? पड़ोसी ने कहा था कि अब किसी की निंदा नहीं करेंगे, का ऑप्शन सही है। यानी अब किसी की निंदा नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है, तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न एवं भाषा बोधन के प्रश्नों को अगली वीडियो में हल करेंगे। आशा है कि यह पाठ तथा इसका यहाँ तक का अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।